अगर आज के नतीजों को किसी एक दृश्य से परिभाषित करना हो तो वो दृश्य होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी मुख्यालय में अपना गमछा लहराकर बिहार के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जता रहे हैं। और इससे आज के नतीजों की पूरी कहानी बयां हो रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र 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 मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, मोदी, मोदी। बीजेपी दफ्तर की आज की तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो पहले वो गमछा हिलाते हुए हवा में दिखाई दिए और उनके तमाम कार्यकर्ता भी जो आगे मौजूद थे वो सब भी गमछा हिलाने लगे। और प्रधानमंत्री की खास तौर पर अगर आप देखें तो मिथिलांचल के कपड़ों को उन्होंने खूब प्रमोट किया है। और कई जगहों पर मिथिलांचल में जब हम लोग गए तो वहां पर महिलाएं बार बार कह रही थी कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से मधुबनी आर्ट को लेकर इतनी ख्याति दी है उसकी वजह से उनकी बिक्री में इजाफा हुआ है। और इधर मंजूषा आर्ट वाले भी आस लगाए बैठे थे गया भागलपुर के आसपास की उसकी भी चर्चा हो जाए। ये तस्वीरें आज काफी कुछ कह रही हैं, इनमें आपको कई बड़े संकेत मिल जाएंगे। सबसे बड़ा संकेत तो पश्चिम बंगाल को लेकर छिपा है, क्योंकि माना जाता है कि गमछा शब्द बंगाली भाषा के गामूसा शब्द से आया है। और आप सब जानते हैं कि अब बिहार के बाद अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जहां बीजेपी आज तक एक भी चुनाव नहीं जीती है। गमछे को बिहार और पश्चिम बंगाल में किसानों और मजदूर वर्ग का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है और ये ग्रामीण लोगों से भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने इस बार के चुनाव में एनडीए को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। बिहार में आज भी 60% आबादी गांवों में रहती है और राज्य की 243 में से 201 सीटें ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां अब तक बीजेपी को कमजोर माना जाता था। लेकिन इस बार बीजेपी और एनडीए ने इन 201 सीटों में से 167 सीटों पर जीत दर्ज की। 167 आउट ऑफ 201। ये जो आम चेयर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट बैठते हैं, जो दिल्ली से बिहार को समझने की कोशिश करते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आज इस तरह की प्रचंड जीत आई है और ग्रामीण इलाकों में 167 सीटें 201 में से लाता है एनडीए, तो आप समझिए कि ये सबके लिए हैरानी की बात। और यही वजह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने गमछा लहराकर बिहार के लोगों का आभार जताया। गंगा जी यहां बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब देखिए, चौथा, बिहार के लिए यह कहा जाता है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा जातिगत राजनीति यहीं पर होती है और यहां से जाति है कि जाति नहीं। लेकिन आज के नतीजे बताते हैं कि बिहार के लोगों ने इस बार जाति से ऊपर उठकर अपना जनादेश दिया है। जिस तरह बिहार में एनडीए ने 243 में 203 सीटें जीती हैं, उससे यह पता चलता है कि यह जीत सभी पार्टियों और वर्गों के वोटों के बिना मुमकिन ही नहीं हो सकती। और इसीलिए आप कह सकते हैं कि इस बार एनडीए को ये जीत जातियों से परे जाकर मिली है। पांचवा, इन नतीजों से यह भी पता चलता है कि जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डायरेक्ट हमला हुआ, तब तक आम जनता उनके पक्ष में एकजुट हुई, वरना बीजेपी की इस तरह की परफॉर्मेंस। इस बार तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ वोट चोर, गद्दी चोर, कांग्रेस पार्टी का यही नारा ही था राहुल गांधी का। अपनी रैलियों में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी वोट के लिए जनता के सामने नाच भी सकते हैं। और अगर आपको याद हो, उनकी मां का जो एआई वीडियो बनाया गया था, वो भी एक बड़ा बवाल बना। लेकिन इस तरह के डायरेक्ट हमलों से विपक्षी दलों को भारी नुकसान हुआ। बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों ने पिछली घटनाओं से भी सबक नहीं लिया और साल 2019 में जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तब बीजेपी लोकसभा चुनाव में 303 सीटें लेकर आई थी।
इस बार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा था। बीजेपी फिर से 90% के आसपास का स्ट्राइक रेट लेकर आई है। या आपको यह भी देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू नहीं बल्कि बीजेपी बनी है। इससे यह भी पता चलता है कि इस बार बिहार के आम लोगों का झुकाव पूरी तरह से बीजेपी की तरफ था और बिहार में मोदी मैजिक अब भी बरकरार है। इस मोदी मैजिक के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता तो है ही, साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता जो है उनका मजबूत जुड़ाव भी है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए कुल 3 बार बिहार में बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं और संगठन में जान फूंकने की कोशिश की। चैलेंज बड़ा है। आप बार बार कह रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के जो कार्यकर्ता वो हताश ना हो जाए कि कब तक हमको नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत की रणनीति को धार दी और यह भी बताया कि कैसे एक नेता अपने कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ सकता है, उन्हें प्रेरित कर सकता है, उनकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। वो 3 बार ऐसे कार्यक्रम करते रहे, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, जीविका दीदियों को संबोधित किया, जबकि विपक्ष के नेताओं में ऐसा नहीं दिखा। महागठबंधन के बड़े बड़े नेता जमीनी स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बैठाने में नाकाम रहे। सीधा असर प्रदर्शन पर पड़ा। छठा बड़ा पॉइंट यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी जिन राज्यों में कमजोर हुई थी और उसे पहले से कम सीटें मिली थी, उन सभी राज्यों में अब वो विधानसभा चुनाव में वापसी कर रही है। ऐसा लगता है कि लोकसभा चुनाव में 240 सीटों पर सिमटने के बाद अब जो बीजेपी के समर्थक हैं उनमें ये भावना पैदा हुई कि वो प्रधानमंत्री मोदी को और बीजेपी को जिताना चाहते हैं। आप खुद देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी और एनडीए को ज्यादातर राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली है। जम्मू कश्मीर और झारखंड को छोड़ दीजिए, हरियाणा के विधानसभा चुनाव में एनडीए ने 53% सीटें जीती। महाराष्ट्र में 79% सीट्स जीती। दिल्ली में 69, यानी लगभग आप सोच लीजिए 69-70% सीट्स। और अब बिहार में 83% सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। यादव का एमवाई फैक्टर हावी रहता था, लेकिन इस बार महिला प्लस युवा के एमवाई फैक्टर ने सारे समीकरण बदल दिए। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की 1.5 करोड़ महिलाओं को जो 10-10 हजार रुपए दिए गए, उससे एनडीए की महिलाओं के बम्पर वोट एनडीए को मिला, जबकि 1 करोड़ रोजगार के वादे पर युवाओं ने भी एनडीए पर अपना भरोसा जताया, क्योंकि इन्होंने 1 करोड़ सरकारी नौकरी नहीं बल्कि 1 करोड़ रोजगार की बात की। इससे भी बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव ने भी इस नए एमवाई फैक्टर को साधने के लिए महिलाओं को एक मुश्त 3,000 रुपए और हर घर में एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया था। लेकिन तेजस्वी यादव के प्रण पर बिहार की जनता ने विश्वास नहीं दिखाया। एनडीए इन चुनाव में महागठबंधन से बहुत आगे निकल गया। यहां इन नतीजों के बाद एक सवाल यह भी है कि क्या बिहार में आरजेडी से मुस्लिम और यादव वोट बैंक भी छिटक रहा है। बिहार में कुल 85 सीटें ऐसी हैं, 85 सीट्स 243 में, जहां मुस्लिम और यादव वोटों को निर्णायक माना जाता है। लेकिन इस बार इन 85 सीटों में से 69 सीटें एनडीए ने जीती हैं और महागठबंधन को सिर्फ 11 सीटों पर जीत मिली है। बिहार में एनडीए की इस शानदार जीत के पीछे गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा योगदान है, जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। सबसे पहले अमित शाह ने बागी नेताओं से बात की और इस बात को सुनिश्चित किया कि ये बागी नेता एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़कर उनका नुकसान न करें। इसके लिए अमित शाह 2 से 3 दिन तक किसी कार्यक्रम में नहीं गई और उन्होंने कोई रैली नहीं की, सभा नहीं की, बस बागी नेताओं से खुद बात की और खुद उन्हें मनाया। दूसरा, उन्होंने एनडीए को एकजुट रखने का काम किया। एनडीए में सभी दलों के बीच आसानी से टिकट बंटवारा हुआ और बीजेपी इस बात पर मानी कि बावजूद इसके कि 2020 के चुनाव में जेडीयू का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था बीजेपी के मुकाबले, उन्होंने बराबरी की सीटें दी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 12-12 सीटें दोनों को आई थी। 101 पर बीजेपी, 101 सीटें जेडीयू लड़ी। महागठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर वहीं दूसरी तरफ मतभेद हुए। कई सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं हुई। सब अपने अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे थे, कंफ्यूजन हो रहा था और इधर कह रहे थे टीवी पर कि फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं। तीसरा काम अमित शाह ने यह किया कि उन्होंने चिराग पासवान की एलजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन को संभव बनाया और यह गठबंधन विधानसभा चुनाव में पहली बार हुआ। और इस सब के साथ अमित शाह ने माइक्रो प्लानिंग के तहत एक ऐसी रणनीति बनाई जिससे एनडीए के घटक दलों को एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो सके और इसके लिए उन्होंने सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ संपर्क को लगातार बनाए रखा।
मैं आपको अपने अनुभव से बता सकती हूं कि जब अमित शाह बिहार में कहीं रैली करने के लिए जाते थे तो वहां स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी 1-to-1 मुलाकात होती थी। मिथिला हाट में जहां पर हमने इंटरव्यू किया, तमाम रैलियां करके जब वहां पर वो पहुंचे, उसके बाद पहले अपने कार्यकर्ताओं से मिले, प्रवासी कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क में। और ये अक्सर एक बड़े हॉल में होता है या जहां पर भी जगह मिल जाती है और वो क्लोज डोर होता है, कार्यकर्ता और अमित शाह। तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि आज जो आप नतीजे देख रहे हैं उसके पीछे जमीनी स्तर पर किस तरह की मेहनत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया और ये कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस बन गई है और आगे चलकर कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो सकता है। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है। ये जो कांग्रेस के नामदार है, ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत पर बात करने के लिए एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एलजेपी-आर और उसार का अर्थ है उनके पिता का नाम रामविलास। तो आप सोचिए कि उनके लिए ये कैसी लड़ाई रही है। वो न सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के, इसी के साथ सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। 29 सीटों पर आप चुनावी मैदान में उतरे थे, 19 पर आपको जीत मिली है। एक सीट जो कि मढ़ौरी की सीट थी, वहां से सीमा सिंह आपका जो कैंडिडेट थी उनका रद्द हो गया था। इस जीत का श्रेय आप किस बात को देना चाहेंगे? एनडीए पर मैं बात में आऊंगी। आज मैं चिराग पासवान से बात करना चाहती हूँ। 2010 में जितना मुझे याद है आपकी 3 सीटें आई थी, 2015 में 2 सीटें हो गई थी और फिर पिछली बार भी जब आप आमने सामने लड़े, आपने जेडीयू को नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन आपकी सीट 0 आई थी। इस बार 19। बिहार आपसे क्या कह रहा है? मैं ये मानता हूं कि बिहार और बिहारी सबसे पहले तो ये श्रेय से बिहारियों को जाता है कि उन्होंने सही समय पे सही निर्णय लिया है। जनता ने इस बात पर विश्वास किया। इस बार मैं जरूर, अब क्योंकि अब आप चिराग पासवान से आपका ये सवाल था, तो चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट भी मैं मानता हूं कि एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर इसमें जरूर रहा है। 2020 में अंजना जी जिसका जिक्र आपने किया, मैंने अकेले चुनाव लड़ा और यूनाइटेड एनडीए ना होने की वजह से जो हम लोगों को नुकसान हुआ, जिसका लाभ राष्ट्रीय जनता दल जैसे दलों ने लिया और जिनको अहंकार इस बात का आ गया था कि शायद उनकी काबिलियत की वजह से उनका परफॉर्मेंस रहा। बट उस वक्त मैंने इस बात को ऑन रिकॉर्ड कहा था कि अगर यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी रहता तो भी हम लोग का प्रदर्शन बेहतर रहता और तब भी शायद राजद 25 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती, जो इस बार देखने को मिला भी। मेरा अगला सवाल भी चिराग पासवान और एलजेपी-आर को लेकर है, उसके बाद मैं एनडीए पर जाऊंगी। और वो सवाल ये है कि इस बार भी चुनाव जब लड़ा जा रहा था, कई एग्जिट पोल के जो पोलस्टर्स थे, कई एक्सपर्ट्स थे, वो आपको पूरी तरह से राइट ऑफ कर रहे थे। टिकट बंटवारे को लेकर कई चीजों पर ये लग रहा था कि नहीं चिराग जी का तो इस बार ठीक है, वो 100% का स्ट्राइक रेट लोकसभा में हुआ, वो फ्लूक हो गया। इस बार उनके लिए बहुत मुश्किल है। एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट है आपके अंदर कि हमने सबको गलत साबित किया और 172 सभाएं की हैं जितना मुझे याद है आपने। अंजना जी, पता नहीं है मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, बट अगर आप 2014 से अगर आप देखिएगा तो 14 में भी सिर्फ 2 सीटें दे रहे थे मेरी पार्टी को, जब हम लोग 7 में से 6 जीते थे। और उस वक्त ये कह के दे रहे थे कि बस ये बाप बेटा ही सीट जीत रहे। उस वक्त मेरे पिता चुनाव लड़ रहे थे हाजीपुर से, मैं जमुई से, और ये कहा जा रहा था कि बस बाप बेटे की सीट निकल रही है और कोई नहीं जीत रहा। जबकि हम लोग 7 में से 6 जीते। 19 में भी जबकि मैं 6 में से 6 जीता, उस वक्त भी 2 ही सीटें दी जा रही थी, एक मेरी और एक हाजीपुर की सीट। और 2024 में तो हद थी कि मुझे मात्र 1 सीट दी जा रही थी, सिर्फ मेरी हाजीपुर की सीट दी जा रही थी और मेरी बाकी सारी सीटों को
जब मेरा 100% स्ट्राइक रेट रहा था मैं 5 की 5 जीता। अगेन इस बार भी यू आर राइट, बहुत तरीके का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया। इवन वोटिंग से पहले ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि जेडीयू का कैडर टर्न अप नहीं हो रहा, जेडीयू लोजपा में सहजता नहीं है, मुख्यमंत्री जी और चिराग पासवान के बीच में अभी भी दरारें हैं, जबकि वो छठ महापर्व पे खरना के प्रसाद के लिए मेरे घर भी आया। उसके बाद भी ये भ्रम फैलाया जा रहा था। सीएम उन्हीं को बनना चाहिए, नीतीश कुमार को? बिल्कुल बनना चाहिए। आपके एक और चाचा हैं बिहार में जो इस बार अलग पार्टी बना के, और वो एक बिटर फेज आपकी लाइफ का रहा जब उन्होंने जो कुछ किया आपके साथ किया। उस चाचा के लिए 2 शब्द। पारस चाचा। नहीं, कुछ भी नहीं। देखिए, मैंने अपना धर्म मैंने निभाया था, क्योंकि मैं इसको परिवार की लड़ाई नहीं बनाना चाहता था। वो एक सीट पे, कई सीटों पे लड़े, खैर बाकी सीटों पे तो ये कह के लड़े कि चिराग को मैं हराने के लिए लड़ रहा हूं, बट उसका कोई असर हुआ नहीं। माँ ने क्या कहा आज? ओह, शी इज वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं वो। पर उससे ज्यादा मुझे ये पता है कि पापा खुश होंगे, जहां भी होंगे वो बहुत खुश होंगे। एक लंबे समय के बाद पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 20 साल लगे विधानसभा में हम लोग को इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लगभग 68 से 70% आपका स्ट्राइक रेट है। क्या चाहिए अब चिराग जी को वहां पर डेप्यूटी सीएम? क्योंकि आप ही ने कहा कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, तो डेप्यूटी सीएम का पद चाहिए, मंत्री पद कितना चाहिए, क्या चाहिए? कुछ तो सोचा होगा आपने। अंजना जी, आप हमेशा जानती हैं कि मैं मर्यादाओं का पालन करने वाला व्यक्ति हूं। मैं मानता हूं कि ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं। आपने नेगोशिएशंस के दौरान भी देखा, मैंने कभी तब तक बातचीत नहीं की जब तक और ये अभी का ही नहीं, मैंने हमेशा इस मर्यादा को निभाया है। जब तक सीटें फाइनल नहीं हो जाती, चयन नहीं हो जाता, प्रत्याशियों के नाम फाइनल नहीं हो जाते, कोई मतलब नहीं बनता वाया मीडिया ये सब बातें करने का। मुझे लगता है आजकल में बहुत सी चीज़ें सेटल डाउन होंगी एंड देन इवेंचुअली हम सारे घटक दल फिर से बैठेंगे। शपथ कब होगी, किसकी क्या भूमिका रहेगी, सरकार में किसकी कैसी हिस्सेदारी रहेगी, ये तमाम चीजें बैठ के तय कर ली जाएंगी। तो बिहार के चुनावी नतीजों लेकर, रुझानों को लेकर, और नतीजे आए हैं जिन 5 सीटों में सीमांचल के जहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने जीत हासिल की है। 5 का अपना स्कोर कार्ड उन्होंने 2020 से लेकर 2025 तक बरकरार रखा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब AIMIM के अध्यक्ष और सांसद इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। ओवैसी जी, वैसे तो बिहार के चुनाव में मैं वहां पर कवर करने गई थी और आंख मिचोली खेल रहे थे आप मेरे साथ। जब मैं पूर्णिया पहुंची तो आप किशनगंज चले गए, किशनगंज कोशिश की तो अब तक आप इधर पूर्णिया में कहीं पर सभा कर रहे थे। इंटरव्यू आपका नहीं हो पाया, लेकिन अच्छा है आज हो रहा है। जोकीहाट आप पिछली बार भी जीते थे, बहादुरगंज, कोचाधामन, अमौर और वापसी। अब दिलचस्प यह है कि अमौर सीट वही है जहां पर आपके इकलौते विधायक अख्तरुल इमान आपके साथ टिके रहे। और एक बार फिर से आप इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे, और आपकी नजर में ये जो रिजल्ट है एकदम सुनामी है एनडीए के लिए, इसको आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने फजल से अपने रहमत हम पर बरसाई, और सीमांचल की जनता का, वहाँ के तमाम वोटर्स का, हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट अख्तरुल इमान साहब का, और जितने लोग महाराष्ट्र से इम्तियाज़ साहब आए, मुफ्ती इस्माइल साहब आए, शौकत यूपी से आए, सब लोग आए, कलेक्टिवली बलाला आए, सब लोग मेहनत किए। और मगर क्रेडिट जाता है वहाँ के सीमांचल की जनता को कि उन्होंने हम दोबारा हमको कामयाब किया और उन लोगों को पैगाम दिया जो हमारे MLAs को तोड़ कर समझ रहे थे कि MIM ख़त्म हो जाएगी और ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मगर रिश्ता इंशाअल्लाह ताला असदुद्दीन ओवैसी ज़िंदा रहेगा, तब भी रहेगा, मेरे मरने के बाद भी रहेगा। अब जहाँ तक आपसे आँख मुचोली का सवाल है मैडम, लाइटर वेन में आपसे आँख मुचोली खेलने मज़ा आता है। अब चुनाव के दौरान में हम क्यों एक देश की सबसे बड़ी एंकर से इंटरव्यू देना पसंद नहीं करेंगे, मगर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप पूर्णिया पे थे, मैं किशनगंज में बेस था, तो इसलिए आपसे इंटरव्यू नहीं हो सका। आप इसको गलत मत लीजिए, मगर आपके कलीग को मैंने इंटरव्यू दिया। अब आपका हमेशा मैं शुक्रगुजार रहा हूँ कि आपने हमेशा हमको स्पेस दिया है, आपने हमको पूछा है और उससे हमको फ़ायदा भी होता है। मगर उस वक्त ऐसा हो गया था कि मुश्किल था बहुत मिलना।
अब आते हैं असल और सवालों आज पर, का क्योंकि अभी रिजल्ट तो जो है, वार्मिंग अप राउंड चल रहा था। बिहार की वैसे जनता का जो जी, मैंडेट है हाँ। उसका रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, अभी वार्मिंग अप राउंड अप चल रहा था। अब जो फिरकी आपकी पार्टी ले रही है कांग्रेस हाँ, पार्टी पर, उस पर मैं शुरुआत मुबारकबाद। हाँ, हाँ, ये जो पोस्ट किया आपके AIMIM बिहार ने, आपने पढ़ा है? बोलिए, कांग्रेस बोलिए, ने बोलिए, वोट क्या काट कर हमें भारी नुकसान पहुंचाया है, वरना हम 15+ सीट जीत रहे थे। आपको अब तक वोट कटवा कहा जा रहा था, बीजेपी की बी टीम कहा जा रहा था। अब आप कांग्रेस पार्टी को मतलब घाव पर नमक छिड़कने निकले हैं। उनको कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले अब AIMIM का वोट काट रहे हैं। नहीं, मैं तो कहूँगा हमारे बिहार यूनिट से कि इस तरह का कोई डालने की ज़रूरत नहीं है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, वरना फिर हम में और दूसरों में फ़र्क क्या रहेगा? ये बोलते रहेंगे, अब हमको अपना काम करना है, जनता का फैसला है। अब उससे हम क्या कर सकते हैं? या बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मैंडेट दिया है, हम कंस्ट्रक्टिव उनको कोऑपरेशन देने तैयार हैं कि वो बिहार को और सीमांचल डेवलप करवाएं। अब इसका जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है कि कोई जीते कोई हारे, हमारा काम लड़ना है, हम लड़ेंगे तो और जीतेंगे। अब हैदराबाद जुबली हिल में नवीन यादव कामयाब हो गए, हमको बड़ी खुशी हुई, हमने ओपनली उनका सपोर्ट किया। ये रेवंत रेड्डी की एज अ चीफ मिनिस्टर एक बहुत बड़ी कामयाबी है उनके लिए। आपने अभी कहा कि हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन के लिए तैयार हैं। कई चिट्ठियां आप इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को लिख रहे थे, उन्होंने स्वीकारा नहीं। अब आप चाहते हैं, कोई भागीदारी भी चाहते हैं क्या सरकार में एनडीए के साथ? नहीं, आप ऐसा क्यों समझते हैं? देखिए, समंदर के दो किनारे एक नहीं हो सकते हैं। हम तो ओपनली एनडीए के खिलाफ लड़े, आज भी लड़े, कल भी लड़ेंगे, मगर सीमांचल की जनता के लिए, हमारे विधानसभा के डेवलपमेंट के लिए हम बराबर जाकर गवर्नमेंट्स के मिनिस्टर्स से, सीएम से हमारे को राइट है असेंबली में उठाने का और सवालात करने का, उनसे मुलाकात करके रिप्रेजेंट करने का, वो करेंगे हम, वो हमारी जिम्मेदारी है। मगर ये आइडियोलॉजिकली हम उनसे बिल्कुल अलग हैं। हमने तो 6 सीट जब लिखा लेटर अख्तर अली मान ने कहा कि हमको मंत्री पद मत दीजिए आप, तेजस्वी को हमने कहा था, हमको सिर्फ सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल का रेजोल्यूशन बनाइए और सीमांचल से इंसाफ करिए, यही हमने लिखा था। आज भी हम वही कह रहे हैं, हमको सीमांचल के डेवलपमेंट से मतलब है और रहेगा, क्योंकि वो भारत का सबसे पसमानदा